गुड आफ्टरनून ऑल. 28 मे हा जागतिक मासिक पाळी स्वच्छता दिन म्हणून आपण सेलिब्रेट करतो आहोत आणि या माध्यमातून मेडफेम आयोजित या लाईव्ह विथ मेडफेम या आजच्या प्रसारणामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी डॉक्टर वैभव दातरंगी, माझ्यासोबत अश्विनी चौमाल आणि वैद्य राजेश खरात नाशिकहून तुमच्याबरोबर आहोत. मी सुरुवातीचा बाईट अश्विनी यांचा देतोय. नमस्ते, मेरा नाम अश्विनी चौमाल है और नासिक शहर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर मैं कुछ सालों से काम कर रही हूँ. हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन या फिर पीरियड्स के बारे में जब कभी सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, या फिर अक्सर एक नेगेटिव ख्यालात मन में आते हैं. और मैं जो काम कर रही हूँ कि इस नेगेटिव थॉट को या फिर इससे रिलेटेड जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की, और ये करते वक्त मुझे कई लोगों के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं और ये एक जर्नी बहुत ही कमेंडेबल है. और इस बारे में आज की इस लाइव सेशन में हम बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे. थैंक यू. डॉक्टर राजेश, प्लीज ॲड युअर इनसाइट ऑल्सो. नमस्कार, मी वैद्य राजेंद्र खरात, नाशिकवरून. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. मित्रांनो, आपण हा श्लोक किंवा हे स्तोत्र ऐकलं असेल. याच्यामध्ये स्त्रीला देवी तत्व म्हणून आपण तिची पूजा करतो आणि शतशः नमन करतो. पण प्रत्यक्षात तसं करतो का? तर याचं उत्तर दुर्दैवाने नाही असं येतं. आणि हाच दुर्दैवाचा भाग आपल्याला बदलायचा आहे. कारण स्त्री ही जन्मदात्री आहे, नवसृजन करती आहे. तिथूनच आपला जन्म होतो आणि तिथेच आपलं अस्तित्व सामावलेलं आहे. तिच्याशिवाय आपलं अस्तित्व नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवं. आणि हे ज्याच्यातून आपलं अस्तित्व निर्माण होतं, नवसृजन होतं, त्या गोष्टीची पहिली पायरी म्हणजे मासिक पाळी. आणि यासाठी जनजागृती होणं गरजेचं आहे. मासिक पाळी दरम्यान जे काही प्रज्ञापराध होतात, असं मला म्हणावंसं वाटतं, आपल्याकडून ज्या चुका होतात, भले त्या स्त्रीकडून होत असतील, पुरुषाकडून होत असतील, त्याच्या कुटुंबातल्या कुठल्याही घटकाकडून होत असतील, किंवा समाजाकडून होत असतील, किंवा समाजाच्या प्रत्येक घटकाकडून या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर ते अक्षम्य आहे. ते क्षमा करण्याजोगं नाही. आणि हे बदलण्यासाठी आज आम्ही आपल्या समोर लाईव्ह आलेलो आहोत. आपल्या प्रत्येक शंकेला आम्ही उत्तर देण्यासाठी बांधील आहोत. तेव्हा आपण आपल्या शंका विचारा आणि मासिक पाळी स्वच्छता दिनाच्या या दिवशी औचित्य साधून आपल्या मनातील शंका दूर करा. मासिक पाळी स्वच्छता दिन म्हणजे काय हेही समजून घ्या. ते जेव्हा समजेल तेव्हा आपल्याला मासिक पाळी समजेल, मासिक पाळीत घेण्यात येण्याची काळजी समजेल आणि तिचं महत्व समजेल. तेव्हा हे समजून घ्या आणि आपली पुढची पिढी कशी योग्य होईल याच्याकडे लक्ष द्या. धन्यवाद. Ashwini, I want to ask one thing to you very straightly. Why we need to talk about menstruation cycles? It's just a normal process, but still we have talking here. What is the necessity behind it? It is definitely a natural cycle, just like you said कि जितना भी इस दुनिया में लिविंग थिंग्स आती हैं, इवेंचुअली मर जाती हैं. जितना नेचुरल वो है, जितनी नेचुरली हम ब्रीथ करते हैं, उतना ही नेचुरली औरतों को, लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग होती है हर महीने. और लेकिन इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर लड़कियों की जो सेहत होती है, उनका जो स्वास्थ्य होता है, वो शारीरिक हो या मानसिक हो, वो बहुत बड़ी तादाद पे डिपेंडेंट होता है. और इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना ज़रूरी है, और ताकि वो हमें उस बारे में पता रहे, इसीलिए इस बारे में बातचीत होना ज़रूरी है. तो ये इसीलिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है. और 2013 में जर्मन में स्थित वॉश ऑर्गेनाइजेशन ने, NGO ने इस दिन को चुना कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में लोग खुलेआम बात कर सकें और इससे रिलेटेड जितनी भी
हमारे सोसाइटी के अंदर जितनी भी अंधविश्वास जो भी जुड़े हुए गलत फहमियाँ हैं वो सारी दूर हों, तो ये चुना गया है एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जस्ट लाइक ऐसे. डॉक्टर राजेश, मला मला एक तुम्हाला प्रश्न असा विचारायचा आहे, ही जर नैसर्गिक प्रक्रिया असेल तर यामध्ये अडचणीचे घटक तुम्हाला कोणते कोणते आढळलेले आहेत किंवा आरोग्याशी निगडीत असलेले याच्याविषयीचे प्रश्न काय काय आहेत? खरं सांगायचं झालं तर वैभवजी, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे हे तर आपल्या सर्वांना माहितीच आहे. आणि ही प्रक्रिया म्हणजे कुठल्याही नवसृजनाची, म्हणजे मला काय म्हणायचं तुमच्या लक्षात येत असेल की जन्माला, जे बाळ जन्माला येणार आहे, गर्भधारण आहे, त्याची पहिली पायरी म्हणजे मासिक पाळी आहे. आता याच्यामध्ये काय काय आरोग्याच्या अडचणी येऊ शकतात, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आहे अज्ञान. जर त्या स्त्रीला किंवा त्या कुटुंबातल्या कोणालाच मासिक पाळीविषयी माहिती नसेल तर ती स्त्री त्याला कसं सामोरं जाईल किंवा ती मुलगी त्याला कसं सामोरं जाईल, ही पहिली अडचण आहे. दुसरी गोष्ट, या मासिक पाळीच्या काळामध्ये आपण कसं राहावं, कसं वागावं, कसं काय खावं आणि काय वापरावं हे जरी माहिती नसेल तरी तिला आरोग्याच्या अडचणी येतात. जसं की मासिक पाळीच्या काळामध्ये आपल्याला जर स्वच्छता घ्यायची आहे, ती जर स्वच्छता नसेल तर काय होणार आहे, रक्ताचे ते थेंब किंवा त्याच्यातून निघणारे स्त्राव, त्याच्यातून होणारे जे काही टॉक्सिन्स आहेत जे बाहेर पडत आहेत, हे असतील तर तिथे बुरशीजन्य पदार्थ निर्माण होतील किंवा काही विषारी वायू त्याच्यातून निघतील आणि त्या योगाने त्या स्त्रीला जननांगाची किंवा गर्भाशयाचे किंवा एकूणच पोटामध्ये होणारे विकार निर्माण होतील. कारण हे इन्फेक्शन जर योनी मार्गात झालं तर ते गर्भाशयापर्यंत पोहोचायला वेळ लागत नाही, गर्भाशयामार्फत ते अंडाशयात बीजांडकोशात जायला वेळ लागणार नाही आणि आजूबाजूला आपोआपच त्यांचे इन्फेक्शन पसरणार आहे. तर ह्या अडचणी याच्यामध्ये येऊ शकतात आणि या जर टाळायच्या असतील तर आपल्याला मासिक पाळी संदर्भातली पूर्ण माहिती हवी, त्या काळात घेण्याची जी काळजी आहे त्याची पण पूर्ण माहिती हवी असं मला वाटतं. यस डॉक्टर वैभव, आप भी हमारा और हमारे दर्शकों का इस बात के ऊपर मार्गदर्शन करें. आप इस टॉपिक पे आपका बहुत डीप स्टडी है, तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए हमारा और बताइए. हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन जो है, फॉर ईच वीमेन हैज टू स्पेंड नियर अबाउट 3000 days of her lifespan राइट. with menstrual periods and menstrual cycle and related issues, complications, addresses. ये नंबर है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है और ये एक इंडिविजुअल का इश्यू नहीं है, ये पूरे समुदाय का इश्यू है. मैं समुदाय को इन्वॉल्व इसलिए करना चाहता हूँ, हम थोड़ा हमारे पास में भी अगर जाते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल के इन रिलेशन में जो टैबू था या उसके साथ में चली आई हुई अंधश्रद्धाएं थी, वो साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. यहाँ पे अर्बन रूरल एक कॉन्टेक्स्ट है, जहां तक अर्बनाइजेशन हो चुका है वहां पे शायद थोड़ा सा विमेन का एंगेजमेंट टुवर्ड्स लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज होने की वजह से मे बी शी इज नॉट गेट आइसोलेटेड or in a terms quarantine for that 4 days, but still there are such a points where women is not entertained or allowed to conduct her daily activities during menstrual period or during that days. Even being a doctors also, Dr. Rajendra can share his experience. हमारे डॉक्टर्स के लिए ड्यूरिंग फेस्टिवल पीरियड सबसे ज्यादा इंक्वायरी अगर किसी की मेल फीमेल के साथ में आती है तो डॉक्टर पाळी लांबवायच्या गोळ्या तुमच्याकडे मिळतील का. And that's an irony, isn't it? Yep.
Even Ashwini, this is very realistic thing. Being a woman, you can add more insight on this point. I just want to know about what is the exact mental situation during these 4 days, or what a female get to go through during these 4 days. आई वुड रियली से दैट ये 4 दिन नहीं होते हैं, जो साइकिल होती है वो 4 दिन की नहीं होती है. एज अ डॉक्टर इवन यू नो दैट कि ये पूरी साइकिल 28 दिन की साइकिल होती है, विच इज स्प्रेड ओवर 4 वीक्स. तो जो पहला वीक होता है जब हमें पीरियड्स आते हैं, उस दौरान वी वांट टू बी काइंड ऑफ लेफ्ट अलोन, कि हमें थोड़ा सा अकेला छोड़ दो, और अगर हमारे करीब आना है तो हमें बहुत प्यार से या फिर एकदम हैंडल विद केयर करो, जैसे आप एक कांच के बर्तन को हैंडल करते हो. क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी में इतना सब कुछ हो रहा होता है, और इसी वजह से हमारी माइंड में इतना सारा कुछ हो रहा होता है कि इमोशंस का एक जैसे कोई तूफान चल रहा होता है. तो वी जस्ट वांट टू बी हैंडल्ड विद केयर एट दैट टाइम. पीरियड्स के ठीक 1 हफ्ते पहले जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, उस वक्त आई गेस, बिकॉज आई एम नॉट मेडिकल फैकल्टी, तो मैं उतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शायद हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे, और इसी वजह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है. बहुत सारे ख्याल हमारे मन में उस दौरान चल रहे होते हैं, एंड कई बार हम इसको PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम टर्मिनोलॉजी हमने इसको दे रखी है. बट दैट्स अमेजिंग, इसकी अपनी एक ब्यूटी है. अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएं तो इनको हैंडल करना बड़ा ही आसान होता है. PMS में अक्सर एक जो हर घर में एक प्रॉब्लम आता है कि जब वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो जाती है. आई टॉक अबाउट अदर फीलिंग्स या अदर इमोशंस एज वेल, लेकिन एक चिड़चिड़ापन अक्सर आता है क्योंकि बॉडी कुछ ना कुछ अंदर से कुछ काम करने में लगी होती है. तो चिड़चिड़ापन सा जो आ जाता है, लोग सोचते हैं यार अभी तो 10 मिनट पहले खुश थी, या फिर थोड़ी देर पहले जब उसको ये सवाल पूछा था तो वो खुश थी, फिर थोड़ी देर बाद में उसको क्या हो गया, अचानक से इसी बात को लेके इतना नाराज क्यों हो गई. तो इस तरह की इमोशंस मन में और बिना मतलब किसी प्रीटेक्स्ट या बिना किसी वार्निंग के हमारे मन में चल रहे होते हैं. तो ऑल दैट वी वांट इज, कभी कभी हम भी समझ जाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, बट वी जस्ट वांट द पीपल अराउंड अस टू अंडरस्टैंड दैट यस वी आर गोइंग थ्रू something like this, and just take care of us during that time. It is as simple as that. इसी चीज के ऊपर मैंने और डॉक्टर राजेंद्र खरात ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा था इन द मंथ ऑफ मार्च, जिसको हमने कहा था कि ये एक रंग पंचमी चल रही होती है हमारी बॉडी के अंदर. तो रंग पंचमी जैसे बहुत सारे कलर्स से हम खेलते हैं, या होली में बहुत सारे रंगों से खेलते हैं, तो ऐसे बहुत सारी इमोशंस की रंग पंचमी हमारे मन में चल रही होती है. तो अचानक से हम खुश होते हैं, अचानक से हम दुखी हो जाते हैं, अचानक से नाराज हो जाते हैं, अचानक से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. बहुत इंटरेस्टिंग इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा होता है. जब से मुझे इस बारे में पता चला है तब से मैं इस चीज को एंजॉय करती हूँ, लेकिन हर किसी को इस बारे में पता नहीं है, और फिर आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी टू मेक एज मेनी पीपल अवेयर अबाउट दिस एज मच एज आई कैन. सोमनाथ मुठाळ जॉईन झालेले आहेत. सोमनाथ जी, आय विल रिक्वेस्ट इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर एंड प्लीज टाइप अँड ॲड, वी कॅन ॲड्रेस दॅट क्वेश्चन ऑल्सो. मीनवाईल मी डॉक्टर राजेंद्र मी तुम्हाला विचारायला माझी इच्छा आहे, आणि या पॉइंटला मला पुढे ऍड करायचं या पद्धतीने आहे की एक स्त्री जेव्हा सांगते आहे मी मासिक पाळी मधले त्रास मी सहन करते, मला ते त्रास होतात, हे त्रास कमी करण्यासाठी वैद्यकीय पातळीवर आपण काय करतो? बेसिकली वैभवजी, मासिक पाळीमध्ये त्रास होत आहेत असं जेव्हा एखादी स्त्री सांगते तेव्हा ती 3 पातळ्यांवर या गोष्टी फेस करत असते. लाईक की पहिली आहे शारीरिक, दुसरी आहे मानसिक, आणि तिसरी आहे कौटुंबिक. तर स्त्री जेव्हा एका वैद्याकडे किंवा एखाद्या डॉक्टरकडे येते तेव्हा ती त्या 2 पातळ्यांवरची गोष्ट करते की मानसिक आणि शारीरिक. तर याच्यामध्ये काय काय असू शकतं? जसं आता मॅडमनी उल्लेख केला की प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम, याच्यामध्ये पाळी येण्यापूर्वी कधी कधी जडपणा येणे शरीराला, आळस आल्यासारखा वाटणे, कंबर दुखणे असेल, मी अगदी स्पेसिफिक उल्लेख करतोय, पाय दुखणे असेल, पोटात प्रचंड दुखणं असेल, मूड स्विंग्स व्हायला लागतात, डोकं दुखणं असेल, काहींना चक्कर यायला लागते, डोळ्यापुढे अंधारी यायला लागते, हे झाले शारीरिक.
आणि मानसिक याच्यामध्ये आता अश्विनी मॅडमने उल्लेख केला त्याचा की मनामध्ये विचारांची आंदोलन खूप मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागतात, प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये मूड स्विंग व्हायला लागतात. अगदी मिनटों में ये बातें बदलती रहती है, जैसे सावन के महीने में धूप छांव होती है उसी तरह से. और वही जो भी अश्विनी जी ने कहा कि रंग पंचमी जो हम ये नासिक की परंपरा मानी जाती है विशेषतः कि रंग पंचमी मनाना जो होली के 5वें दिन मनाई जाती है, तो बहुत सारे रंगों से हम खेलते हैं, बहुत सारे रंग उंडेलते हैं अपने आप पे दूसरों पे. तो उसी तरह ये मूड स्विंग्स भी बनते हैं. तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? तो अगर वैद्यक शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए या आयुर्वेद की दृष्टि से, जो कि मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूं, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो पहले तो आपको अपनी दिनचर्या, जो आप कब सोते हैं, कब खाते हैं, दिन भर में क्या करते हैं, इसको आपको तय करना पड़ेगा. इनमें जो चीजें आपके आरोग्य के लिए घातक है, हानिकारक है, उनको आपको परे करना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा. इसमें क्या क्या आता है? तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि घर में खाने के बजाय हम लोग बाहर जाते हैं, होटलिंग करते हैं, बहुत सारा घूमते हैं. ये एक बात है कि हम घर का अच्छी तरह से बना हुआ, जो कि अच्छे तरह से सकस आहार जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसा आहार हमारे या उस स्त्री के शरीर में जाना चाहिए, जिससे उसकी जो बॉडी पार्ट्स है या जो शरीर के संगठन में जो काम करने वाले द्रव्य है, धातु है, वो ठीक तरह से बने. तब जाके उस स्त्री को वो पेन, वो नेचुरल प्रोसेस नेचुरली करने की स्ट्रेंथ आएगी. ये हम भूल जाते हैं. दूसरी बात है, आजकल लड़कियों में, औरतों में, स्त्रियों में एक जीरो फिगर का बहुत प्रचलन चल रहा है. तो उसके चलते डाइट करना इसको भी लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं. आप जानते हैं वैभव जी कि लोग खाना ही छोड़ देते हैं. 8 दिन उपवास करूंगी, एक ही टाइम खाऊंगी या खाऊंगी ही नहीं. और वो आजकल एक नया फैड है वाटर फास्टिंग का कि नहीं मैं बस पानी पी के जीऊंगी. तो आप भी एक डॉक्टर है, क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें हैं जिस तरीके से आते हैं. देयर आर टू मेनी मिसकंसेप्ट्स अबाउट इट. एंड ऑन दिस पॉइंट अश्विनी, आई जस्ट want to know few of the slangs which are be terminologies called for the menstrual cycles or related to menstrual cycle. क्या कैसे पुकारते हैं, कैसे कहा जाता है? सबसे पहले तो जब मुझे पीरियड्स आए थे, आई डोंट रियली बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली, लेकिन वो अपने जमाने के हिसाब से काफी प्रोग्रेसिव थे. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसमें फिर भी आई थिंक दे स्टिल हैड टू काफी सारा एक एक्सपोजर मिलना बाकी था. तो कोड था घर में, हो गई, बस ऐसे बोलना है, हो गई, तो समझ गए कि अभी वो दूर है. या फिर कई घरों में बोला जाता है दूर हो गई, ऐसे कि पुराने जमाने में दूर बैठाया जाता था. और मराठी में कहते हैं पाळी येणे, नहीं तो कई लोग कहते हैं रजेवर जाने. रजा मतलब जैसे कोई छुट्टी. और एक्चुअली देखा जाए तो जो पीरियड ये शब्द है, ये अपने आप में एक स्लैंग है, क्योंकि ये एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल है. पीरियड इज अ फुल स्टॉप. जब आप एक पूरा सेंटेंस लिखते हो, उसे खत्म करते हो, तो एक पीरियड देते हो, एक फुल स्टॉप देते हो. तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अभी उस औरत की उस मंथली साइकिल में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, या उसके एक कार्यकारिणी में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, जो शुरू होगा थोड़ी देर बाद में शायद नया सेंटेंस. तो पीरियड अपने आप में एक स्लैंग है. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो फॉरेन में भी है. कई जगह पे इसको आंट फ्लो कहते हैं, कई जगह पे कहते हैं आई एम ऑन द रैग्स. रैग्स मतलब एक फटा पुराना सा कपड़ा. तो पुराने जमाने में फटा पुराना कपड़ा यूज करते हैं. लंदन में आई एम ऑन द रैग्स ये स्लैंग काफी यूज किया जाता है. तो देर आर लाइक होल लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजी. आंट रोज, ये आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आंट रोज कहते हैं, बिकॉज रोज इज रेड इन कलर एंड द पीरियड फ्लो इज रेड इन कलर. तो इस तरह से कनेक्ट किया गया. तो डोंट थिंक, लोग ऐसा मत सोचो कि हम भारत में और पिछड़ा हुआ देश है. एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव कंट्रीज में भी ये टॉपिक उतना ही टैबू है जितना कि हमारे यहाँ पर है. तो लेट्स टेक अ चिल पिल अराउंड दिस अँड ट्राय. हाच मुद्दा मला इथे मांडायचा होता की टॅबू आहे या गोष्टीविषयी. जगातल्या छोट्या छोट्या गोष्टीला काहीतरी नाव दिलेलं, संज्ञा दी हुई होती है. पेन को हम पेन कहते हैं तो वी नो कि ये पेन होता है, हमारे सामने पिक्चराइजेशन आ जाता है. लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को किसी भी लँग्वेज में संज्ञा नाही आहे. मराठीत काय म्हणतात? एकही शब्द नाही. मासिक पाळी हे तर भाषांतर झालं. इतका दुर्लक्षलेला
इतका त्याज्य असलेला, इतका नको असलेला किंवा ज्याच्याविषयी बोलायचंच नाही असा हा विषय आहे. आणि इकडे बसलेल्या आपण तिघांपैकी 2 पुरुष आणि 1 स्त्री मिळून मासिक पाळीवरच्या अडचणी आणि त्याच्यावरची चर्चा करतोय. डॉक्टर राजेंद्र, ही चर्चा करत असताना मगाचा जो थांबवलेला मुद्दा आहे, मला परत तुम्हाला त्याच्याकडे न्यायचा आहे. तुम्ही ऍड कराल त्याच्याविषयी? वैभव जी, मी जसं मगाशी सांगितलं कि आप भी इस बात से मेरी सहमत नहीं होंगे. और एक मुद्दा और एक बात की तरफ मैं दर्शकों का ध्यान खींचना चाहूंगा कि आजकल हुआ क्या है कि स्त्री और पुरुष समानता बहुत हर एक क्षेत्र में आ चुकी है, और इसके चलते स्त्री अपने कर्तृत्व को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए कोई भी हद तक जा सकती है, कोई भी मर्यादा लांघ सकती है. और उसी के चलते आज आप देखोगे कि टीवी और इस पे कई एड्स आते हैं मेंस्ट्रुअल सैनिटरी पैड्स के, जहां पे ये दिखाया जाता है कि पहले अगर मेंस्ट्रुअल पैड नहीं है तो वो लड़की कुछ काम नहीं कर सकती, घर पे बैठी है, और जब उसकी माँ उसको पैड लाके देती है, वो पैड पहनती है और तुरंत फुटबॉल खेलने चली जाती है, या तुरंत दौड़ने चली जाती है, तुरंत जिम्नास्टिक करने चली जाती है. तो अब ये थोड़ा इरिलेवेंट लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक बात समझने की है कि यहाँ पे मासिक जो धर्म है, मासिक पाળી जो है, जिसमें स्त्री के शरीर से 4-5 दिनों में कुछ खून चला जाता है जो कि शरीर का एक भाग है. कुछ हार्मोन्स, कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस, कुछ टॉक्सिन्स ये बाहर निकलते हैं. और जैसे कि आप हम सब जानते हैं कि अगर घर की स्वच्छता करनी है, घर की सफाई करनी है, तो हमें थकान आती है. उसी तरीके से स्त्री का शरीर इन 4 दिनों में उस स्त्री के शरीर की सफाई करता है. कुछ वेस्ट मटेरियल और कुछ अच्छी चीजें भी उसके साथ साथ बाहर निकलती है. तो ये सफाई के काम में स्त्री के शरीर को थकान आना लाजमी है, और इस दौरान स्त्री को ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आराम करना है मतलब बस दिन भर लेटे रहना है, पड़े रहना है, ये नहीं है. स्त्री को शरीर को व्यायाम तो देना ही है, जैसे कि योगासन होते हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइज होते हैं, वो करने चाहिए. अच्छे से खाना खाना चाहिए. अगर कोई कुछ मांसाहार करते हैं तो उनको मांस का सूप लेना चाहिए. जो शरीर के जो घर्षण हो रहा है, जे शरीराची झीज होते आहे हे भरून काढेल. त्यासोबतच देशी गाय का घी आपके खाने में जरूर होना चाहिए, जो आपके शरीर को अंदरूनी जो घटनाएं घट रही है उनको स्ट्रेंथ देता है. ये बातें अगर हम ध्यान में रखें, दिन के बराबर समय में उठे, जो पहले कहा जाता था कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, मतलब सुबह सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के साथ उठना है. तो सूर्य की जो ऊर्जा है उसके चलते वो ऊर्जा हमारे शरीर में आती है. जैसा मॉडर्न साइंस भी कहता है कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है, जीवन सत्व होते, प्राणदायी ऊर्जा होती है. ये ऊर्जा हमें अपने शरीर में एब्सॉर्ब करने को मिलेगी. और सूरज के साथ ही हमारा दिन चलना चाहिए, ना कि सूरज के बाद. आजकल तो क्या हुआ है कि जैसे ही लाइट का जो शोध लगा है, संशोधन हुआ है, तो हमारा दिन रात से शुरू होता है. जो रात और दिन काम करने के लिए बनाया है, रात सोने के लिए बनाया है. हम सोते ही नहीं. 2-2 बजे तक तो हम व्हाट्सएप और टेलीफोन पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं. तो आप ही सोचो कि शरीर के हार्मोनल तत्वों को कितनी हानि पहुंचती होगी. और यही हानि, यही हमारी गलत धारणाएं, यही हमारी गलतियां हमारे आरोग्य को बिगाड़ती है, ऐसा मैं कहूंगा. डॉक्टर वैभव, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो टैबू तोड़ने का जो प्रचलन आप या फिर आपकी एक वो लाइफस्टाइल है, और आपने एक अनटैबू नाम का उपक्रम भी हाल ही में नासिक में शुरू किया है. तो जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि इस समाज में जो भी टॉपिक, अगर कोई कहता है कि इस टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमें बात करने में शर्म आती है, उन सब टॉपिक्स के ऊपर डॉक्टर दातर रंगे खुल के और हर किसी से, समाज के हर लेवल के लोगों के साथ बातें करते हैं. तो आई वॉन्ट हिम टू ब्रेक वन टैबू टुडे. फीमेल जेनिटल्स के बारे में बताइए, और पीरियड का एक छोटा सा प्रोसेस भी हमें एक्सप्लेन कीजिए
कि क्या होते हैं पीरियड्स, और उसके बाद में हम चलेंगे कि पीरियड्स के दौरान, या फिर आई एम सॉरी आई शुड नॉट यूज द वर्ड पीरियड्स फॉर दैट मैटर, अभी भी डिस्कस किया, मेंस्ट्रुएशन के दौरान हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करनी चाहिए उस बारे में. तो प्लीज ब्रेक वन टैबू फॉर अस टुडे डॉक्टर. बहुत बहुत बेसिक बात के लिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे. पुरुष आणि स्त्री यांच्यामधली जर दोन्ही लिंगांच्या मधली जर माहिती करायची घेतली तर शारीर रचनेमधले जो फरक असतो त्यामध्ये स्त्री शरीरात असलेला गर्भाशय हे एक महत्वाचा भाग आणि महत्वाची ऍडिशनल गोष्ट म्हणून मला ऍड करता येईल, मला सुचवता येईल. हे गर्भाशय जे असतं हे ओटीपोटामध्ये असतं आणि हे ओटीपोटामध्ये असलेलं गर्भाशय ज्याला शरीराच्या बाहेरच्या बाजूने असलेलं ओपनिंग एक्सटर्नल जेनायटल एरियाज हा स्त्री शरीरामधला अशा पद्धतीने दिसत असतो. या स्त्री शरीरातला गर्भाशय मुख हे वजायनाद्वारे योनी द्वाराद्वारे शरीराच्या बाहेर आलेलं असतं. येथेच मूत्राशयाची देखील जोड दिलेली असते, त्याच्यामध्ये मूत्रनलिका मूत्रवाह नलिका ही शरीराबाहेर येत असते. या दोन्ही छिद्रांची दोन्ही ओपनिंगची जागा ही जवळ असल्याने बऱ्याच वेळा गैरसमज असा होतो की मासिक पाळी दरम्यानचा रक्तस्राव हा मूत्राशयावाटे किंवा मूत्रमार्गावाटे होतोय की काय. अर्थात हे माहिती करून घेणं खूप गरजेचं आहे की मासिक पाळी दरम्यान होणारा रक्तस्राव हा गर्भाशय मुखातून योनी मार्गाद्वारे बाहेर पडत असतो. आता मला हे सांगायचं आहे की हा जो रक्तस्राव दर महिन्याला 5 दिवस साधारणतः दर 28 दिवसांनी वयाच्या 12व्या वर्षापासून ते 45व्या वर्षापर्यंत प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात येणारा मासिक पाळी दरम्यानचा रक्तस्राव जो आहे हा शरीरातील धातूंमध्ये, शरीरातील घटकांमधून, शरीरातील आवश्यक द्रवांमधून, संप्रेरकांमधून निर्माण झालेला घटक आहे. हा कुठलाही त्याज्य, घाणेरडा, वाया गेलेला अशा पद्धतीचा घटक नसतो. जितकं शरीरातील रक्त शुद्ध असतं त्याच पद्धतीने हे शरीरातून बाहेर येणारं रक्त असतं. हे रक्त म्हणजे काय असतं तर प्रत्येक वेळेस दर महिन्याला गर्भाशय गर्भस्थापना होण्यासाठी म्हणजे पुढील पिढी निर्मिती होण्यासाठी म्हणून गादी तयार करून ठेवत असतं. आणि जर त्या महिन्याला त्या दरम्यान त्या कालावधीमध्ये जर गर्भधारणा झाली नाही तर मासिक पाळीच्या रक्तस्रावाद्वारे ही गादी शरीरातून गर्भाशय मुखाद्वारे योनी मार्गातून बाहेर काढून टाकली जाते. हाच रक्तस्राव, हाच जो स्त्राव आहे याला मासिक पाळी दरम्यानचा रक्तस्राव असं म्हणतात. हे 5 दिवसाचं शरीराबाहेर जाणारं जे रक्त आहे हे कधी, याचं प्रकार किंवा प्रमाण कशा पद्धतीचं आहे? नळ सुरू करून दिल्यासारखा धोधो वाहणारा रक्तस्राव असतो का? तर नव्हे. हा दिवसभरातून ठराविक कालावधीमध्ये पूर्ण दिवसभरामध्ये साधारणतः 20 ml ते 40 ml अशा वेगवेगळ्या पातळीवर थेंबाद्वारे ठिपकत बाहेर पडणारा हा रक्तस्राव असतो. बऱ्याच महिलांमध्ये हे रक्तस्रावाचं प्रमाण जर जास्त असेल किंवा दुर्दैवाने कमी देखील असेल तर अशा वेळेस वैद्यकीय उपचार घेण्याची गरज असते, आवश्यकता असते. नॉर्मल फ्लो, ॲबनॉर्मल फ्लो, गर्भाशयात मुखातून बाहेर येणारे द्रव आणि त्याचा वास किंवा त्याचा रंग याद्वारे देखील आपला स्राव नैसर्गिक आहे की अनैसर्गिक आहे याची काळजी घेऊन वैद्यकीय उपचार होणे हे खूप महत्वाचे आहे. खूप टेक्निकल झालं असेल तर मला याविषयी मागून थोडंसं सोप्या पद्धतीने सांगायचं असेल की एव्हरीवन शुड नोज वेदर माय मेन्सेस आर नॉर्मल ऑर नॉट. नॉर्मल मेन्सेस वोंट हार्म यू. It will be just like a normal days into your entire lifespan. There might be some cramps in abdomen, in legs, and some fatigue and giddiness, but that's just normal for a initial period in menarche. या कालावधीमध्ये ही साधनं जेव्हा गर्भाशय मुख आणि योनिद्वार यांची स्वच्छता राखणे या गोष्टीसाठी म्हणून काही कृत्रिम साधनं वापरली जातात ज्याला मासिक पाळी दरम्यान वापरायची साधनं असं म्हणतात किंवा मेन्स्ट्रुअल हायजीन मॅनेजमेंट किट
या पद्धतीने ही साधनं वापरली जातात. आपल्याला या साधनांची सविस्तर चर्चा करायची. पूर्वापार परंपरागत चालत आलेली संसाधनापासून तर आत्ताच्या अर्वाचीन कालावधीमध्ये सस्टेनेबल मेन्स्ट्रुएशन या शब्दापर्यंत मला तुम्हाला आणायचंय. सस्टेनेबल मेन्स्ट्रुएशन मॅनेजमेंट एक साधनांकडे जाऊन आपल्याला पाहायचं आहे. मी सुरुवात करेल ते ग्रामीण भागामध्ये किंवा जिथे पुरेसं ज्ञान उपलब्ध नाही, पुरेसे संसाधन उपलब्ध नाही, तेथील महिला काय वापरतात तर अगदी मातीपासून, चिखलापासून, झाडाच्या पानापासून, वर्तमानपत्र, जुनं वाया गेलेला कपडा, टेबल क्लॉथ, साडी, असं कोणताही कपडा, कॉटन यांचा वापर केला जातो. जिथे उपलब्धता आहे तिथे सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरण्याची गेले 70-80 वर्षापासून उपलब्ध आहेत. त्यांची उपलब्धता ही केली जाते. अर्थात ही सॅनिटरी नॅपकिनची उपलब्धता आज देखील जरी तपासली तरी भारतासारख्या प्रगत राष्ट्रामध्ये ही उपलब्धता 18 ते 20% जास्त पोहोचत नाही. इतक्या अल्प प्रमाणामध्ये सॅनिटरी नॅपकिनची उपलब्धता आहे. उरलेल्या 80% समुदायामध्ये अजून अज्ञान, गैरसमज, अंधश्रद्धा किंवा अनुपलब्धता या वेगवेगळ्या कारणांमुळे कोणतेही नैसर्गिक किंवा कृत्रिम संसाधनांचा वापर केला जात नाही. त्याच्याविषयीची पुरेशी माहिती पोहोचवणं, त्यांच्या संसाधनांची उपलब्धता करून देणं ही आपली मुख्य जबाबदारी असणार आहे. बरोबर सर. तर अपन मतलब हमने भी बात की कि पुराने ज़माने से औरतें और स्पेशली ग्रामीण भागों में या फिर जिसको हम बहुत ही कन्वीनियंटली आजकल बोलते हैं कि इंडिया अर्बन है और भारत जो है वो ग्रामीण है. तो भारत और इंडिया में ये जो एक डिफरेंस है, पर ये जो गैप है इन दोनों में, पर फिर भी जो मैं 3 साल से काम कर रही हूँ और इसमें काफ़ी समय से आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शहरी इलाकों में भी कोई बहुत ज़्यादा खास लोगों को इस बारे में पता नहीं. मेरा भी एक्सपीरियंस है, आपने जैसे कहा कि लोगों को यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं और वजाइनल ओपनिंग जहाँ से हमारा रक्तस्राव होता है या फिर जिसको हम अपत्य पथ ऐसा भी कहते हैं, जहाँ से बच्चा जन्म लेता है, ये दोनों ओपनिंग्स अलग हैं, ये भी नहीं पता है. ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है उन्हें भी नहीं पता है. सो दिस इज अ बिग आयरनी एंड ऑब्वियसली एज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक्टिविस्ट आई एम वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो कि छोटी छोटी बच्चियों से लेकर औरतों तक अपनी उनके ही शरीर में क्या है इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. तो येस, वी आर वर्किंग ऑन दैट. लेकिन ये जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, this is another topic of argument these days. Do you want to throw some light and tell people ki how healthy are sanitary napkins? सैनिटरी नैपकिन क्या काम करता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा. और डॉक्टर राजेंद्र, व्हाट्स योर टेक ऑन सैनिटरी नैपकिन? हैव यू एवर ओपन एंड सी द बॉक्स इनसाइड? क्या रखा होता है उसमें? बहुत बार तो ये सवाल जैसे आपने पूछा है, वैसे मैं भी अपने अनेक व्याख्यान जो देता हूं तो मैंने भी ये सवाल पूछा है. तो जैसे आपने पिछले एक पोस्ट में या आपके एक किसी इसमें आपने शेयर किया था कि वहां पे बैठे हुए कितने ही लोगों के पास मैंने वो बॉक्स दिया तो किसी ने भी वो बॉक्स खोलने की हिम्मत नहीं की. ये हमारी पुरुषों की और समाज की मानसिकता है. हमें क्या पता होता है इसमें क्या होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम देखते ही नहीं है. जैसे मैंने आज ही एक आर्टिकल लिखा है मेरे फेसबुक वॉल पे, उसमें लिखा है कि ये मासिक पाळी म्हणजे काय, याचं काय उत्तर येतं बहुतांशी? तर प्रत्येक बऱ्याच पुरुषांचं म्हणजे जवळजवळ 98% पुरुषों का ये उत्तर होता है, या ये होता है कि बस 4 दिन घर की औरतों को खून जाता है. कहां से जाता है ये भी पता नहीं होता है, जैसे अभी आपने कहा. और खून जाता है और हमें वो पैसे देते हैं या हमें बोलती है कि वो जाओ पैड लेके आओ. वो पैड क्या है? पैड ही बताते हैं, उसको सैनिटरी पैड कहते हैं. ये भी लोगों को पता नहीं है भैया. ये तो हमारी क्या है मानसिकता है, ये तो हमारा ज्ञान है. और वो भी कैसे आता है? मेडिकल स्टोर से. वो पुराने न्यूज़पेपर में ब्लैक बैग काली थैली में रैप करके आता है. भाई ऐसा है कि काली थैली तो निषेध का कलर है भैया. तो काला कलर, जैसे देखिए आप अश्विनी मैम ने भी काला कलर पहना हुआ है, वो निषेध का कलर. टैबू आप बोल रहे हो ना, टैबू. तो ये टैबू की बात है और ये काले कलर में आता है.
लोगों को पूछो तो बताएंगे। वो हम जाते हैं मेडिकल में, काले कलर की बैग में आता है, उसके बाद वो पेपर में रैप किया होता है, उसका वो प्लास्टिक का कवर होता है, बस आगे पीछे हमको कुछ पता नहीं है। ये मानसिकता हमें बदलनी होगी। और मैं वैभव जी आपसे थोड़ा सा इस बारे में ज्यादा जानकारी चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी शायद ये चाहेंगे कि इस मानसिकता को बदलने के लिए, जैसे कि आप बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, वैभव जी का कार्य सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है और इस क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है और बहुत महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं। अनेकों जैसे रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में उनका काम है, उनकी पहुंच है, उनका संपर्क स्थापित है। तो इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ये जो संपर्क इतना डीप है, तो इसके माध्यम से हम उतने डीप रूट तक कैसे पहुंच सकते हैं? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट ये कॉन्टेक्स्ट जब हम लेते हैं तो उसका आयाम सिर्फ 4 दिनों का नहीं है, राइट। उसका आयाम जेंडर तक है। जो इनइक्वालिटी और पेट्रियार्ची हमारे दिमाग में बैठी है उसे निकालना बहुत जरूरी है, और वो तभी निकलेगी जब हम जैसे मर्द नहीं कहूंगा, पुरुष कहूंगा, सामने आएंगे, साथ चलेंगे, साथ लेंगे, समझेंगे और समझाएंगे, तब ये बात आगे बढ़ेगी। समझने की जरूरत क्या है? मेरे पार्टनर का, मेरे बेटी का, मेरे मम्मी का, मेरे बहन का शरीर मुझे समझना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल डेज, उसके लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए वो मुझे मेरे पार्टनर के साथ में करने हैं। उसके लिए जो नर्चरिंग इन्वायरमेंट है वो मुझे एज अ पॉलिसी मेकर डेवलप करना है। एज अ पॉलिसी मेकर मैं अगर घर का कोई अर्निंग मेंबर हूँ तो मुझे सोर्सेस ऐसे होने चाहिए कि मेरी पार्टनर है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी एंजॉय कर सके या इजीली वो टेक ओवर कर सके, इन हैंड कर सके। अगर मैं किसी स्कूल का टीचर हूँ तो मेरे स्कूल की इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि मेरे लिए बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए, बच्चियों के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए। अगर किसी को पीरियड्स स्कूल के दरमियान आते हैं तो यूज किए हुए सैनिटरी नैपकिन को रखने के लिए या उसे डिस्कार्ड करने के लिए प्रॉपर डस्टबिन का मैकेनिज्म होना चाहिए। जो कलेक्टेड डस्टबिन में मैकेनिज्म जो सैनिटरी नैपकिन है उसका डिस्पोजल आगे करने के लिए देयर आर यूज सैनिटरी नैपकिन इज अ मेडिकल वेस्ट, it's a biomedical waste, it's not a general waste, right, it's not a organic waste also। तो वो कंपोस्ट नहीं होता है। कोई भी अगर ऐड करता है, प्रमोशन करता है कि हमारा सैनिटरी नैपकिन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो वैसे होता नहीं है। इट्स एंटायरली मेडिकल वेस्ट, और मेडिकल वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए बहुत बहुत एहतियात बरतना जरूरी होता है। लगभग 800 डिग्री सेल्सियस को इंसिनरेट करने के बाद ही कोई मेडिकल वेस्ट डिग्रेड होता है। तो ये फैसिलिटी तो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, इंसिनरेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग क्यों फिर अगर पूरा सिस्टम हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्यों सैनिटरी नैपकिन प्रमोट करते हैं? दैट्स माय वेरी जेन्युइन क्वेश्चन विद द पॉलिसी मेकर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स एंड itself who are promoting sanitary napkin on a large level. There are ultimate sanitary napkin is an option, but it's not an ultimate solution for menstrual hygiene management. That's my take. Absolutely. और अभी जो आपने ये कहा कि टॉयलेट्स में डस्टबिन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये स्कूल के टॉयलेट्स हो या कॉलेज के हो या वर्किंग इंस्टीट्यूशंस के हो, वहाँ पे डस्टबिन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो आम तौर पर नहीं पाई जाती है। मैंने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने अप्रोच किया है और इतने कन्वीनियंटली वो कहते हैं कि हमें जो हमारा गर्ल्स टॉयलेट है उसमें हफ्ते में एक बार तो चोकिंग हो ही जाती है और हमें प्लम्बर को बुला के उसको साफ करवाना पड़ता है। दे कैन नॉट इवन टेल यू द रीजन एंड द रीजन इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल कि वहाँ पे डस्टबिन अवेलेबल नहीं है और लड़की अपना सैनिटरी नैपकिन फेंकेगी कहाँ
और फिर उसको ऐसे लगता है कि मैं टॉयलेट के बाहर आके दूसरे डस्टबिन में कैसे फेंकूं, क्योंकि ये टैबू टॉपिक है। उसे लगता है कि किसी को पता ना चल जाए कि मुझे पीरियड्स चल रहे, तो फिर वो उसे टॉयलेट में ही डालती है, उसको वहीं पे फ्लश कर देती है और फिर टॉयलेट्स चोक होते हैं। और मैं आपको एकदम खुलेआम और एकदम सीधे सीधे बताना चाहती हूँ कि ये इशू सिर्फ ग्रामीण भागों में या छोटे शहरों में या छोटे स्कूलों में नहीं है, ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, जहाँ पर हम इतना कन्वीनियंटली अज्यूम करते हैं कि एमबीए तक पढ़ी हुई लड़कियां वहां पर नौकरी करती हैं, तो ऐसी लड़कियों, ऐसे ऑफिसेज में भी ये इश्यूज है कि टॉयलेट्स चोक हो जाते हैं। तो इजंट इट एन आयरनी कि हमने इसकी पूरी मैनेजमेंट की तैयारी ही कहीं कर नहीं रखी। इसके अलावा अभी आपने जैसे कहा कि इट्स अ बायोमेडिकल वेस्ट एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो मेरा सवाल, और जैसे अभी आपने कहा कि जब वो हमारे पास उसका मैनेजमेंट नहीं है तो व्हाई नॉट लुक एट अल्टरनेटिव्स व्हिच आर हेल्थ फ्रेंडली and eco-friendly and society friendly as well at all levels. Can you suggest few of them? I definitely will, पर उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि why even am I talking about alternatives? अभी हमने उसको एक वेस्ट मैनेजमेंट के नजरिए से देखा, ठीक है, लेकिन दूसरे एंगल से भी मैं आपको सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहला एंगल है जहाँ जो उसको इस्तेमाल करता है, जो लड़की उस सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करती है, इट हैज बीन प्रूवन इन स्टडीज कि सैनिटरी नैपकिन्स में प्लास्टिक की तादाद और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, अप टू 80 to 90% तक की होती है। उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स और बीज डाले जाते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को सोक कर सकें, और ऐसे केमिकल्स में मेरे बॉडी के सबसे सेंसिटिव पोर्शन को एक्सपोज करती हूँ, तो isn't it obvious कि मुझे इससे हेल्थ इश्यूज होंगे। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि हमारी बॉडी उस दौरान कुछ अनवांटेड मटेरियल, जैसे उस वक्त जो बॉडी को उस वक्त जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसे टॉक्सिन्स को वो बाहर निकालने में मेरी बॉडी लगी हुई है, और यहाँ पर मैं सैनिटरी नैपकिन प्लास्टिक से बना हुआ या पेट्रोलियम से बना हुआ सैनिटरी नैपकिन वहीं पे एक्सपोज कर रही हूँ, जो ब्लड के साथ बाद में रिएक्ट कर रहा है। और क्योंकि नीचे प्लास्टिक की लेयर है तो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और कुछ गैसेस जो बन रही, जो बनती ही हैं, वो बाहर भी नहीं जा पा रही है, द सिस्टम इज नॉट इवन ब्रीदेबल, तो फिर वो गैसेस जाएंगे कहाँ? तो गैसेस वापस से मेरी बॉडी के अंदर जाएंगे और फिर मेरी बॉडी का काम दुगना हो जाता है। पहले तो जो नेचुरल जो टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालना है, और फिर ये सैनिटरी नैपकिन से जो जनरेट हुए उसको भी बाहर निकालना है। तो आजकल जो एक आम तौर पे एज अ डॉक्टर इवन यू नो कि पिछले 10-15 सालों में लड़कियां बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लगी कि मुझे तो बहुत ब्लीडिंग होती है भैया, ठीक है, लेकिन ये कंप्लेन आज से 20 साल पहले नहीं थी, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन अभी कुछ सालों में क्यों? तो दैट्स वन। ये हम अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के बारे में या सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो हम किस किस प्रोडक्ट के लिए प्रमोट कर सकते हैं? आपके सामने भी कुछ रखिएगा, कुछ बिल्कुल बता सकते हो? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी एज एन ऑल्टरनेटिव, जो पुराने जमाने में लड़कियां कपड़ा यूज करती थी उसमें तो कभी कोई खराबी नहीं थी, और आजकल ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन के बने मेंस्ट्रुअल कप्स अवेलेबल हैं, एंड आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड कॉल्ड मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन, क्योंकि मार्केट में इस तरह के कप्स जो है मेंस्ट्रुअल कप्स हैं वो 200 रुपए से लेके 2000 रुपए तक के अवेलेबल हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का एक मेंस्ट्रुअल कप इस तरह का दिखाई देता है, एंड इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, दिखने में बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, इसको अलग अलग फोल्ड्स अवेलेबल हैं। आई टेल यू अबाउट द फोल्ड्स आल्सो। ये मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फोल्ड करके इसका मुंह एकदम छोटा सा बना के आई कैन इंसर्ट इट इनसाइड द बॉडी, और क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो ये अपने आप अंदर जाके खुल जाता है और अंदर मेरे वजाइनल वॉल्स के साथ में एक सील क्रिएट करता है। तो बिकॉज इट क्रिएट्स अ सील, द ब्लड डजंट लीक। सर्विक्स में से, या जिसको गर्भाशय मुख हम कहते हैं, उसमें से जो भी ब्लड निकलता है यूट्रस में से, सर्विक्स में से होता हुआ, वो पूरा इसके अंदर कलेक्ट होता है। और बिकॉज सिलिकॉन इज इनर्ट मटेरियल, इट डजंट रिएक्ट विद द ब्लड। इनर्ट मटेरियल ही वही होता है जो रिएक्ट नहीं करता किसी भी कंपाउंड के साथ में। दिस डजंट रिएक्ट एट द सेम टाइम। जब ये भर जाता है, एक्सपीरियंस के साथ हमें पता चल जाता है कि कब तक भर जाएगा वगैरह। यू जस्ट हैव टू पिंच इट एट द बॉटम और धीरे से इसको बाहर निकालना है। इसमें जो भी मेंस्ट्रुअल फ्लो जो कलेक्ट हुआ है इसको थ्रो करना है, एंड वंस अगेन आई हैव टू यूज इट।
एंड दिस इज अ रीयूजेबल प्रोडक्ट, और अच्छी तरह से अगर इसको मैं इस्तेमाल करूं तो आई कैन इवन यूज इट फॉर अप टू 7 to 8 years. सो दिस प्रूव्स कि ये हेल्थ फ्रेंडली है, इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, दिस इज रीयूजेबल, सो इट इज इको फ्रेंडली एज वेल, एंड बिकॉज इट इज रीयूजेबल इट इज पॉकेट फ्रेंडली एज वेल. तो एक बार मैं कप ले लेती हूँ, मुझे 7-8 साल तक, एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 साल तक सोचने की जरूरत नहीं है. पॉकेट फ्रेंडली, यस. कहाँ अवेलेबल है ये? दीज आर अवेलेबल इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल. और क्योंकि मेरी इस लाइन में मैं जितना अग्रेसिवली मेंस्ट्रुअल कप्स को प्रमोट करती हूँ, तो एट द सेम टाइम आने वाले कुछ ही वक्त में आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन मेकिंग इट अवेलेबल इन स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स नियर बाय योर एरियाज एज वेल. तो ये बहुत जल्द आपको हर मेडिकल स्टोर में भी मिलने लग जाएंगे. मैं क्विकली एम्फसाइज लेना चाहूंगा डॉक्टर राजेंद्र आपसे अबाउट व्हाई टू शिफ्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरमियान यूज किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन से मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर. देखिए, बेसिक ऐसा है कि हमें शिफ्ट क्यों होना है. तो इस दौरान पहले क्या यूज होता था, आज क्या यूज होता है, और भविष्य में क्या यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है. ये हमें समझना पड़ेगा. पहले यूज होता था कपड़ा. शायद अब हम इतनी हमारी जो डिस्कशन हुआ उसमें भी हमने 2-3 बार इसका उल्लेख किया है. तो पहले कपड़ा यूज होता था, जो कि कुछ ये टैबूज के चलते, कुछ अंधश्रद्धाओं के चलते ठीक तरह से सुखाया नहीं जाता था, ठीक तरह से साफ नहीं किया जाता था, और उसी तरह जिसपे क्या कहते हैं जंग लगा है या ज्याच्यावर बुरशी आली आहे, अशा पद्धतीचा कपडा आपण यूज करत होतो. आता याच्या पलीकडे जाऊन आता आपण शिफ्ट झालोय सॅनिटरी पॅड्सवर, ज्याची पॅडमॅन नंतर खूप सारी ऍड झाली या सॅनिटरी पॅडची. पण गंमत अशी आहे की ह्या सॅनिटरी पॅड मध्ये जसं मॅडमनी सांगितलं, तुम्ही जसं सांगितलं की हे बायोडिग्रेडेबल नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये प्लास्टिक आहे. आता हे प्लास्टिक तुमच्या शरीरावर कशा पद्धतीने काम करेल, तर या प्लास्टिकशी आणि हे पॅड बनवताना जे काही केमिकल्स वापरले जातात त्यांचा रक्ताशी संबंध येऊन डायऑक्सिन सारखे विषारी घटक, विषारी वायू तयार होतात, जे सगळ्या जगामध्ये बॅन आहे आणि ज्याला कार्सिनोजेनिक असं म्हटलं जातं. आता कार्सिनोजेनिक म्हणजे काय, तर ज्याच्याने कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते किंवा ज्याने कॅन्सर होतो. आता हीच गोष्ट आपण आणखी घेतली तर पूर्वी तुम्ही माहिती असेल, तुम्ही पण कधी मेडिकल प्रॅक्टिस केली आहे, डॉक्टरांना भेटता, तुम्ही स्वतः डॉक्टर आहात, तर 15 ते 20 वर्षापूर्वी पीसीओडी, फायब्रॉइड, गर्भाशय मुखात इरोजन्स, सर्व्हिसायटिस असे शब्द आपण ऐकले होते का, तर नाही. कधीतरी ह्या गोष्टींचा उल्लेख व्हायचा. आज हा उल्लेख सर्रास होताना दिसतोय. याचं कारण सुद्धा हे विषारी वायू जे परत आतमध्ये जातात शरीरामध्ये, हे विषारी घटक जे त्या रासायनिक संयुगापासून तयार होतात, हे त्या स्त्रीच्या शरीरामध्ये अशा पद्धतीच्या अनारोग्यकारक घटना घडवत असतात. आणि तुम्हाला म्हणून सांगतो की मी आता प्रॅक्टिस करताना खोटं वाटेल तुम्हाला की 15 म्हणजे 12 ते 15 वयाच्या मुलींमध्ये पीसीओडीच्या समस्या यायला लागलेल्या आहेत. कॅन यू बिलीव्ह? 12 ते 15 वयाच्या मुलींमध्ये पीसीओडीच्या समस्या येणे, ज्या पूर्वी वयानंतर यायच्या, 40-50 नंतर बायका सांगायच्या किंवा सोनोग्राफी कदाचित केली तर फायब्रॉइड आणि पीसीओडीची समस्या यायची. आज प्रत्येक मुलीला समस्या आहे. प्रत्येक 10 मुलींमध्ये 9 समस्या निर्माण होतात. आणि हे का होतंय, ते प्लास्टिक युक्त, केमिकल युक्त नॅपकिन वापरले. तर मला असं वाटतं की हे सॅनिटरी पॅड आता आपण बदलायची वेळ आलेली आहे. आता आपण सुती कपड्यावर, सुती पॅडवर, किंवा जसं मॅडमनी सांगितलं तसं मेन्स्ट्रुअल कपवर आता आपण शिफ्ट व्हायला हवं. आपण म्हणजे आपल्या ज्या काही सहचरिणी आहेत, भगिनी आहेत, आई आहेत, माता आहेत, त्यांनी शिफ्ट व्हायला हवं. आणखी एक मला थोडंसं सांगायचंय की आजकाल एक टॅम्पोन्स नावाचा एक प्रकार खूप गाजतो आहे. प्रत्येक कॉर्पोरेट सेक्टर मधून त्याच्याविषयी विचारलं जातं
राइट सर, विल कम बैक टू टैम्पॉन्स इन अ वाइल, और टैम्पॉन्स से रिलेटेड मेरे पास भी कुछ चीजें हैं कहने के लिए, बट अभी हमारे दर्शकों में से किसी ने एक सवाल पूछा है जो डॉक्टर वैभव दातरंगी इसका जवाब बहुत कमाल का दे पाएंगे, एंड आई एम श्योर एकदम okay, he's going to nail it. Okay, the question is, I have one question related to advertisement for sanitary pads in our country. Why menstrual cups are not advertised that much as compared with sanitary napkins? Because very few girls are aware about menstrual cup and its use. So, bang on, Dr. Dataranga. क्या स्केल है सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करके? जब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 20% फीमेल इस्तेमाल करती है सैनिटरी नैपकिन, हाउएवर जितना इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल हर महीने में कम से कम 8 बड़े साइज के फुटबॉल स्टेडियम बन सके इतना सारा सैनिटरी नैपकिन हर महीने में निकलता है, हर महीने में इस्तेमाल होता है. This is a mind-boggling figure. यस, और ये जो वॉल्यूम है, there is monopoly of foreign companies in that. Procter & Gamble and Johnson & Johnson दो ही कंपनी है जिसके नाम, प्रोडक्ट के नाम बहुत फेमस है, वही चलती है. 75% ऑफ मार्केट शेयर बीन कैप्चर्ड बाय दिस टू कंपनीज, और 20% शेयर में इंडियन कंपनी जो लोकल है, एसएचजीस बनाती है या से मेक इन इंडिया में आई हुई है, या पैडमैन है हमारे जैसे बहुत सारे, वो खुद होके बनाते हैं, वो लोग 25% में खेल रहे हैं. However, इसको बनाने के लिए 75% जो इंटरनेशनल फॉरेन कंपनीज का स्टेक लगा हुआ है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम में यूज होने के लिए कारणवश नहीं, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया जाता है, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल करके रुकने वाला प्रोडक्ट नहीं है. हर महीने में 4 पैकेट 2 पैकेट लेने ही लेने हैं, और जितने ज्यादा बन पाएंगे, जितनी ज्यादा एडवर्टाइज हो पाएगी, उतने ज्यादा प्रोडक्ट का सेल हो पाएगा. ये बहुत सिंपल डायनामिक्स, मार्केटिंग डायनामिक्स है. अगेंस्ट मेंस्ट्रुअल कप, एक मेंस्ट्रुअल कप अगर लेते हैं तो अगला मेंस्ट्रुअल कप आपको 7 साल के बाद लेना है. कौन इंटरेस्ट रखेगा ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करने में? जो दूसरी बार जिसका रियूजेबल 7 साल के बाद आने वाला हो, जिसकी शेल्फ लाइफ 5 साल से 7 साल से 10 साल की हो, ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करने में किसी भी कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. किसी भी मैन्युफैक्चरर को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा जिसका लाइफ स्पैन इतना बड़ा हो. एक सिंपल प्रोडक्ट अगर लिया जाए और उसका रिप्लेस प्रोडक्ट अगर 7 साल के बाद 8 साल के बाद लेना है, तो कोई भी कंपनी उसको मार्केटिंग नहीं करेगी. और यही डायनामिक्स है कि इसको मार्केटिंग का स्टेक ना होने की वजह से मेंस्ट्रुअल कप के कहीं पे भी एडवर्टाइज नहीं आते, किसी भी शॉप में ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई इसे प्रमोट नहीं करना चाहता. मेंस्ट्रुअल कप के साथ में अश्विनी शायद उसके ऊपर आगे आएगी कि और भी जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है वो है रीयूजेबल पैंटीज, yes, reusable sanitary pads, menstrual panties, yes, and what you suggested, that is a tampons, but that is a point need to be discussed separately. We'll keep our hold to discuss on tampons. sure. But actually, please just give a glimpses about this alternative product which we discussed about reusable sanitary napkins. Mm-hmm. And what Period is the panties. period panties? राइट तो जैसे कि भी मैं हर बार अपने सेशंस में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बाद में लोगों को ये तो बताती हूँ कि सैनिटरी नैपकिन्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. सो पीपल कम बैक टू मी, फिर मेरा उनका सवाल होता है कि फिर हम इस्तेमाल तो क्या करें. तो मेंस्ट्रुअल कप ऑब्वियसली इज एन ऑप्शन. दूसरा है कि पुराने जमाने में जो लड़कियां कपड़ा इस्तेमाल करती थी, उस कपड़े में कोई खराबी नहीं थी, ना तब ना आज. और ये मैं स्टेटिस्टिक्स के साथ आपको बताना चाहूंगी कि पुराने जमाने में जितने इन्फेक्शन औरतों को होते थे, और जब वो कपड़ा छोड़कर सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने लगी, क्या इन्फेक्शन की तादाद कम हुई? द आंसर इज नो. तो फिर क्या हुआ? बल्कि इन्फेक्शन की तादाद बढ़ती गई और नई नई बीमारियां पैदा होने लगी. एंड वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट दैट. तो कपड़ा जो है, इसका जो निचोड़ है इस पूरी बात का, कपड़ा तो कभी भी विलेन था ही नहीं. द विलेन वॉज कपड़े को इस्तेमाल करने के इनफेक्टिव तरीके. हाँ, जो हाइजीन जो औरतें प्रैक्टिस करती थी उस जमाने में मेंस्ट्रुएशन को लेकर,
और यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी, क्योंकि जितनी भी हमारी ऑडियंस है, आई एम श्योर कि उन्होंने पैडमैन मूवी देखी ही होगी, और उसमें अक्षय कुमार ऐसा नहीं कहता कि तुम कपड़ा क्यों इस्तेमाल कर रही हो। अक्षय कुमार कहता है कि ये कपड़ा कितना गंदा है, देखो मैं इसे अपनी साइकिल भी साफ नहीं करूंगा। तो ये कपड़ा गंदा था। वेरी ट्रू। कपड़ा मतलब एज अ कपड़ा अपने आप में गंदा नहीं था, वो कपड़ा इतना गंदा, मतलब उसको ना साफ किया गया, ना उसे कभी धूप लगी। औरतों को इतनी शर्म आती है लोगों को बताने में कि उन्हें पीरियड्स आए हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं अपना कपड़ा धूप में डालूंगी तो मेरे पड़ोसियों को पता चल जाएगा मैं पीरियड्स पर हूँ, मतलब इतनी शर्म की बात है। तो उस कपड़े को कभी ना धूप लगी, वो कपड़ा दरवाजे के पीछे छुपाया गया या दूसरे कोई गंदे कपड़ों के नीचे सुखाया गया, बाथरूम में सुखाया गया जहाँ पे जो इन्वायरमेंट हमारे घर में सबसे ज्यादा ह्यूमिड होता है, कॉट के नीचे, ऐसी ऐसी जगहों पे सुखाया जाता है। कभी कभी वो पूरा सूखता है, कभी पूरा नहीं सूखता है, फिर उसको वैसे ही घड़ी करके कुछ लपेट के घर के किसी कोने में दबा के छुपा दिया गया, तो वहां पर धूल, वहां पे कॉकरोचेस, चूहे और पता नहीं क्या क्या, मतलब यू कांट इवन से कि अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है। तो अगर वही कपड़ा मुझे बार बार इस्तेमाल करना है तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कपड़ा इस्तेमाल करने की कुछ 3-4 इजी स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो उसे जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप इस्तेमाल करने से पहले वो कपड़ा एक बार साफ धो ले। जैसे अगर आपको पता है कि आप अभी ये कपड़ा इस्तेमाल करने वाले हो अपने पीरियड्स में, तो उसको आप पहले एक बार वॉश कर लें, अच्छे से धूप में सुखा लें और फिर उसको इस्तेमाल करें। जितनी बार इस्तेमाल करें उतनी बार धोकर उसे धूप में ही सुखाएं। बरसात का अगर मौसम है, धूप अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट इंश्योर करें कि वो पूरी तरह से सूख रहा है। आप घर में जहां कहीं भी सुखाएं, पूरी तरह से वो सूखे। और जब आपकी साइकिल पूरी खत्म हो चुकी हो, उसके बाद में उसको अच्छे से घड़ी करके एक साफ थैले में उसको कलेक्ट करके अपने घर में एक साफ जगह पर रखें। ये 3-4 चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो कपड़ा इस्तेमाल करने से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कपड़े के बाद आजकल जैसे कि हम सोचते हैं कपड़ा हिलता है डुलता है, ये भी एक वर्किंग वुमेन के लिए या फिर घर में रहने वाली औरतों को भी एक बहुत तकलीफ होती है कि कपड़ा हिलता है, वो पैंटी पे टिका नहीं रहता है, तो मैं क्या करूं। तो आजकल रेडीमेड क्लॉथ पैड्स भी आते हैं, बिल्कुल सैनिटरी नैपकिन जैसा ही दिखता है, अलग अलग साइजेस में भी आते हैं फॉर दैट मैटर। और लड़कियों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, यू कैन सी दैट। और लड़कियों को तो बड़ा जमा, यस ऑब्वियसली इट्स अ रेनबो। तो देखिए इस तरह से अवेलेबल है। इसमें एक बटन है सिक्योर करने के लिए कि ये पैंटी पे अच्छी तरह से टिक जाता है। एक बार ये पैंटी में लगा तो ये हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल अब्सॉर्ब करता है ब्लड लाइक अ नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन। और इसको भी मेंटेन करने का, इसको मैनेज करने के तरीके वही हैं, साफ सुथरा धोएं और इसको धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने के बाद में जब पूरा साइकिल हो चुका हो तो इसको फिर से एक थैली में अच्छे से बंद करके अलमारी में या किसी साफ सुथरी जगह पे रखें। ये मैं बटन खोलने की जो कोशिश बोलने के दौरान कर रही थी, मैं बताना चाह रही हूँ कि इसके जो बटन होते हैं वो एक्चुअली सिक्योर्ड होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं खुलते। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने एक पैड पहन लिया और फिर भी अगर इसका बटन खुल गया तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल ये बात नहीं है। ये इतनी आसानी से नहीं खुलते, इतनी आसानी से आपकी पैंटी पे से ये नहीं हिलेंगे। तो क्लॉथ पैड्स आर ऑल्सो अवेलेबल इजीली, ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट दे आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। और जिस तरह से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट दीज आर अवेलेबल इन द नियरेस्ट मेडिकल स्टोर एज वेल। तो ये बहुत जल्द होगा। इन द मीन टाइम वन मोर थिंग अश्विनी, मुझे आपसे एक बात और जानने में थोड़ा सा ये होगा कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जैसे सैनिटरी पैड्स और इनमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन जो बाजार में इजीली अवेलेबल है, ग्रीन या ब्लू कलर की पैकेट या ब्लैक कलर की पैकेट में, आप महीने के कम से कम 100 रुपए तो खर्च करते ही हैं, और नहीं तो महीने के 50 रुपए तो खर्च करते ही करते हैं। ठीक है, तो अगर आप साल का हिसाब लगाओ तो कम से कम 600 से 1200 रुपए आप हर महीने खर्च कर रहे हैं सैनिटरी नैपकिन्स पे, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स पे। एक मेंस्ट्रुअल कप, एक अच्छी क्वालिटी का मेंस्ट्रुअल कप 700 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आपको आता है, जो 6 से 7 साल चलेगा। तो आप इमेजिन करो, आप पैड्स में हर महीने हर साल 1200 रुपए खर्च कर रहे हो, और यहाँ पे शायद एक
ऑन एन एवरेज 1200 रुपए का कप आपको 5 से 6 साल या फिर 8 से 10 साल तक भी चलेगा। और एक क्लॉथ पैड का जो सेट होता है, एक अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ पैड का सेट 600 रुपए से लेके 800 रुपए तक का आता है। एक सेट में 4 से 5 पैड्स होते हैं अलग अलग कंपनी के। तो ये सेट आपको वंस अगेन, आप इसको अगर इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो 4 से 5 साल चलते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए डिस्पोजेबल पैड्स में कहाँ 1200 रुपए खर्च कर रहे हो साल के, और यहाँ पे आप 6 से 7 साल में 600 या 800 रुपए ही खर्च कर रहे हो, या इवन 4 years फॉर दैट मैटर। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसीलिए जो सस्टेनेबल ऑप्शन है मैं इनको हमेशा कहती हूँ ट्रैश फ्री, क्योंकि इससे कचरा जनरेट नहीं होता है, रैश फ्री क्योंकि इससे इन्फेक्शन नहीं होती है, एंड कैश फ्री क्योंकि आपको हर महीने कैश इसके ऊपर खर्च नहीं करना है। दिस इज व्हाट एंड आई कम बैक टू यू डॉक्टर खरात। आपको आप जो टैम्पॉन्स के बारे में हमारी ऑडियंस को बताना चाह रहे थे, आप प्लीज टैम्पॉन्स के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। टैम्पॉन्स जैसे आजकल कारपोरेट वर्ल्ड में या नई जो लड़कियां हैं या नए जो लोग हैं उनमें टैम्पॉन्स आजकल बड़ा पॉपुलर होता दिखाई देता है। ये टैम्पॉन्स क्या होता है, जैसे कोई टैबलेट है, जैसे सपोजिटरी टैबलेट यूज होता है उसी तरह का, रोज डायरेक्टली आपके योनि मार्ग में या जैसे अपत्य पथ में इंसर्ट किया जाता है, और वो एक टाइप का फोम होता है। तो ये फोम जो है जैसे ही वो ब्लड सोख लेता है, तो ये ब्लड सोखने के बाद बड़ा हो जाता है और वो ब्लड सोखता रहता है, और ये ब्लड सोखते सोखते वो खुद बड़ा हो जाता है। एक टाइम पे वो पूरा सोख लेता है, फिर उसको निकालना होता है। तो मैं इसके बारे में भी एक बात कहूंगा कि ये ब्लड सोखने वाली चीज जो डायरेक्टली आपके शरीर के उस भाग को टच कर रही है, जो अल्ट्रा सेंसिटिव है, उसमें एपिथेलियल लेयर होती है जो नष्ट होती है, तो बहुत तकलीफ हो सकती है, इरोजन्स पैदा हो सकते हैं। ऐसी जगह पे अगर ये टैम्पॉन्स भी यूज होते हैं जो आजकल पॉपुलर है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये अगर यूज होते हैं तो उससे भी आपको अनेक योनि मार्ग की, गर्भाशय की बीमारियां हो सकती है। ये मेरा अंदेशा है। I'll add little on tampons here. जैसे कि सैनिटरी नैपकिन मेरे सिस्टम के बाहर है, वजाइनल कनाल के बाहर है, और फिर अगर वो इतनी तकलीफ मुझे पहुंचा सकता है उसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स हैं, तो टैम्पॉन एक ऐसी चीज है जो मेरी वजाइनल कनाल के अंदर जा रहा है इस तरह से, और वही केमिकल्स अंदर हैं, ये ब्लड को, जो यहाँ से ब्लड आ रहा है उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी मेरे वजाइनल कनाल्स में जो वजाइनल डिस्चार्ज पीरियड्स के दौरान होते हैं, जो वो डिस्चार्ज मेरे वजाइना को हेल्दी रखने के लिए बॉडी सीक्रेट कर रही होती है, उसको भी वो एब्जॉर्ब करता है। और जब ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती तभी टैम्पॉन्स इस्तेमाल करने में शायद तकलीफ थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जब ब्लीडिंग कम हो, ऐसे में टैम्पॉन्स अंदर जाकर पूरे माहौल को ड्राई बना देता है। मैंने ट्राई एंड टेक दिस आउट, अंदर जख्म हो सकती है मुझे, अंदर मतलब बॉडी के अंदर मुझे वजाइनल कनाल में रैशेस आ सकते हैं, विच डेफिनेटली कैन लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एंड डॉक्टर आई वांट टू आप थोड़ा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पे भी समझाएं, और फिर हमारे ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन है उसके पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैं राशि का क्वेश्चन लेना चाहूंगा। राशि इज आस्किंग व्हाट अबाउट द डिशेस दैट कम्स विद द ब्लड, हाउ डज अ क्लॉथ पैड एब्सॉर्ब इट? देखिए, आपको ऐसे लग रहा है कि जो एक धागे जैसा जो स्त्राव हमारी बॉडी से निकलता है, क्या वो कपड़ा उसको ऑब्जॉर्ब कर पाएगा, यही आपका सवाल है। तो जैसे आजकल के सैनिटरी नैपकिन्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसपे छेद होते हैं, और उनका काम ये है कि उसको फटाफट से ऑब्जॉर्ब करके अंदर लॉक करना। तो अगर आप एक घर में पुराना कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, पुरानी साड़ी या पुराना लहंगा या गाउन या चादर फाड़ के, तो वो शायद एब्जॉर्ब ना करे। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन क्लॉथ पैड्स हैं, इन कंपनियों ने बहुत सारे अपना टाइम इनके रिसर्च पे डाला है कि किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल हो बाहर, किस तरह का कपड़ा इस्तेमाल हो बैक साइड में, और किस तरह का अंदर एक मटेरियल हो जो ब्लड को अब्सॉर्ब करे। तो डेफिनेटली दे वर्कड हार्ड ऑन दिस, और ये या फिर ये कोई भी कंपनी की जो क्लॉथ पैड्स हैं, दे हैव रिसर्च इनफ, और इसमें जो धागे जैसा स्त्राव जो आप कह रहे हो कि जो जनरली हमें लगता है कि कपड़ा अब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये उसे बहुत आसानी से अब्सॉर्ब करते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ये सारे ब्रांड्स के मेंस्ट्रुअल कप्स
मोरलेस इंडिया में जो अवेलेबल है वो सारे यूज किए हैं, मोरलेस सारे ब्रांड्स के क्लॉथ पैड इस्तेमाल किए हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ये सुनी सुनाई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो यू कैन काउंट ऑन व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। थैंक यू सो मच। Some last takes, Dr. Rajendra. आता आपण जवळजवळ या सेशनच्या शेवटाकडे येतोय, म्हणजे आपण याला कन्क्लूड करण्याच्या याच्यावर येतो आहोत. तर मला एवढंच सांगावंसं वाटेल की तुम्ही ती ऍड पाहिली असेल. एक मुलगी चालत जाते, छोटी मुलगी आहे, ती चालते आणि अचानक ती गोंधळून जाते आणि तिला जाणवते की रक्तप्रवाह होतोय किंवा तिला ते कळतच नाही. आणि तिकडून एक मुलगा येतोय पळत, त्याने पाहिलं त्या मुलीची अवस्था, ते पाहतो आणि तोही गोंधळतो. त्यालाही काही माहिती नाही, पण त्याला लक्षात येतं की हिला मासिक पाळी सुरू झाली आहे, रक्तस्राव सुरू झालाय. आणि तो तितक्याच तत्परतेने एका ताईला बोलवून आणतो, एका मुलीला जिला माहिती आहे मासिक पाळी, अशा मुलीला, एक मॅच्युअर स्त्रीला बोलवून आणतो आणि तो तिला ते कानात सांगतो. तिला म्हणतो की या मुलीची काळजी घे, तिला तिच्याजवळ सोडतो, पटकन पळत पळत जातो मेडिकलमध्ये, तिथून सॅनिटरी पॅड्स और समथिंग जे काही साधनं असतात ती आणतो, त्या मुलीला देतो आणि तिला समजून सांगायला लावतो. ही मानसिकता प्रत्येक पुरुषाची, प्रत्येक समाजातल्या घटकाची जेव्हा होईल, तेव्हा हे खऱ्या अर्थाने हे जे कॅम्पेन आपण करतोय ते सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल. जसं तुम्ही मागाशी सांगितलं, एक सेकंड घेतो, जसं तुम्ही मागाशी सांगितलं की शाळेमध्ये मासिक पाळी आल्यानंतर जे वापरलेले पॅड आहेत ते इन्सिनेटर करण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी. मी तर याच्या पलीकडे जाऊन सांगेन की शाळेत जर मुलीला मासिक पाळी आली, पहिल्यांदा मासिक पाळी आली, तर तिला वाईट न वाटता ते फ्री वाटेल, ती त्याविषयी प्रत्येकाशी बोलू शकेल, आपल्या शिक्षकांशी, आपल्या शिक्षिकेशी. इतकं वातावरण जेव्हा फ्री समाजात होईल तेव्हा ह्या गोष्टीला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल असं मला वाटतं. धन्यवाद. एज अप्रोप्रिएट सेक्शुअलिटी एज्युकेशन, व्हॉट यू आर सजेस्टिंग डॉक्टर राजेंद्र, आणि या गोष्टीच्या खूप दिवसांपासून खूप लोक मागे आहेत आणि खूप जणांची इच्छा आहे की या गोष्टींवर आता फोकस गेलं पाहिजे, ज्यामध्ये वयसापेक्ष लैंगिकता मार्गदर्शन, सल्ला आणि चर्चा, संवाद हा घडला गेला पाहिजे. जागतिक नख वाढवणे दिवस असा कधी साजरा होतो का? आपण ऐकलाय कधी? जागतिक पांढरे केस दिवस असा कधी झालाय कुठे? नो. देन व्हाय वी आर सेलिब्रेटिंग a very natural process in a glamorized or a de-glamorized form to get highlighted as a menstrual hygiene. ज्या दिवशी ही वेळ येईल की हा मेन्स्ट्रुअल हायजीन डे सेलिब्रेट करणं बंद करावं लागेल, त्या कालावधीपर्यंत मी जास्त मागत नाही, फक्त 20 वर्ष मागतोय सगळ्या समाजांकडून. आजची जी पिढी आहे या पिढीला जर आपण या बाबतीत सक्षम करू शकलो, त्यांना सेन्सिटाईज करू शकलो, तर हेच पीअर लर्नर पुढच्या पिढींपर्यंत हा समतेचा, समवायाचा संवाद घेऊन जाणार आहे. फक्त 20 वर्षाचा कालावधी, एक पिढीचा कालावधी आपल्याला घालवायचा आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला अनेक अडचणी किंवा अनेक जे टॅबू सब्जेक्ट आहेत त्याच्यावर मार्गक्रमण करून आपल्याला पुढची पिढी घडवायची आहे. याच पातळीवर मेडफेमच्या वतीने सर्वांचे आभार मानतोय. who those are listeners who are asking our questions, who are from the press and media, along with our brand ambassador Mrs. Nivedita Pagar, who is constantly along with us and just keeping up supporting, Mr. Bhushan Shirude from Mumbai, who is our president. Thank you very much, and we are signing off here. Thank you.